जलाओ एपीएमएसओ के साथ, साथियों कदम बढ़ाओ एपीएमएसओ के साथ, कदम बढ़ाओ कदम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं सैयद अवैद रज़ा आज की इस बज़्म में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, आज ये प्रोग्राम बिलख़ुसूसन इस मौजू पर रखा गया है जो कि तालीम है। तालीम बड़ी ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि ये बात आप जानते हैं कि अगर आज हम थोड़ा सा पीछे रह गए हैं तो उसकी वजह तालीम ही है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना का एक खिताब है, अगर मैं उसका खुलासा पेश करूं तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना फरमाते हैं कि तालीम अगर ना हो तो अंधेरा है, बल्कि तालीम ही रोशनी है। फिर फरमाते हैं कि तालीम जिंदगी है, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आप मौत की तरफ चले जाएंगे। फिर फरमाते हैं कि दुनिया बहुत तेजी से दौड़ रही है, अगर आप चाहते हैं कि अगर आप दुनिया के साथ चलें तो आपको तालीम को हासिल करना पड़ेगा, और अगर आपने तालीम को छोड़ दिया तो आप दुनिया नहीं छोड़ेंगे बल्कि मौत की तरफ चले जाएंगे, बल्कि दुनिया आपको छोड़ देगी। ख़वातीन और हज़रात, यही हमने मौजू रखा है और आज का मौजू है तालीम क्यों जरूरी है। रही यही टॉपिक डिस्कस होगा। मैं समझता हूं कि मुझे यकीनी तौर पे अपने गेस्ट को भी बुला लेना चाहिए। आज मेरे साथ मौजूद हैं रेहान शाह साहब, सेक्टर ऑर्गेनाइजर हैं एपीएमएसओ के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अवेद। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज का पैनल भरा भरा है, इसमें 3 और लोग हैं, मगर जब तालीम की बात होती है तो वक्त की पाबंदी की बात होती है। तो फरजान भाई भी वक्त पर मौजूद हैं। फरजान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया अवेद। जब मैं बात तालीम के लिए काम कर रहे हैं तो मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि एज एन सेक्टर ऑर्गेनाइजर ऑल एपीएमएसओ, आपकी क्या कारकर्दगी हो रही है तालीम को लेकर सर? जी अवेद, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी शुरू मदद किया। जहाँ तक तालीम रहा आपके सवाल का, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो बेस है वो शुरू ही तालीम की बुनियादी हुकूक की जंग के लिए हुई थी। अगर आप माजी में जाके देखें तो एपीएमएसओ का क़याम भी चंद तलबा को एडमिशन ना मिलने की वजह से अमल में आया। उसके बाद फिर जो हमारी कौम की जो इस्तेसाल होता रहा, तालीमी इस्तेसाल, उसके खिलाफ जद्दोजहद मनज़्ज़म तरीके से ऐसे तरीके से अंजाम देने के लिए एपीएमएसओ का क़याम अमल में लाया गया। अब एपीएमएसओ से अगर आप कहें कि हमारी क्या कारकर्दगी, तो मैं आपको बताता चलूँ कि माजी में जितने भी कराची शहरी सिंध में जो भी इदारे बने, तालीमी इदारे बने, वो टेक्निकल कॉलेजेस हो या यूनिवर्सिटीज़ हो, तो वो एमक्यूएम के मुंतखब करदा नुमाइंदगान के दौरे हुकूमत में ही बनाए गए। अगर आप जानना चाहते हैं किसी और सियासी हुकूमत कोई दूसरी जैसे बनी सिंध हुकूमत की आप मिसाल ले लें, तो पूरे सिंध के अंदर सिर्फ ख़वातीन की 2 जामियात है जो सिंध के अंदर है। अच्छा, उनमें मेरिट के ऊपर कराची की एक भी सीट नहीं है। जबकि अगर आप देखें तो औरत एक बहुत बड़ा पिलर होती है किसी भी बच्चे की नशोनुमा तालीम के लिए। हमें चाहिए कि हम सबसे पहले अपनी ख़वातीन को तालीम याफ्ता करें, ठीक है। पर सिंध हुकूमत इसके बरक्स है, माजी की हुकूमतें भी इसके बरक्स काम करती रहीं। अब क्यों कर रही हैं? तो उसकी वजह यह है कि हमारा जो 98% तबका है ना, वो मुनहसर करता है अपना खेती बाड़ी करने वालों पे, किसानों पे, और 2% तबका हमारा जागीरदार वडेरों का। अगर हमारी आवाम तालीम से आशना हो गई, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो गई, तो फिर वो जागीरदार और वडेराना निज़ाम को जो है वो कर देंगे, रद्द कर देंगे। तो इसी वजह से जो तालीम का हसूल है, ये सियासतदानों के लिए जो एक बहुत बड़ा अपोजिशन में किरदार अदा करता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा हरीफ है। तो वो अपनी कौम को नीचे नीचे पस्त की तरफ लेके जा रहे हैं, पस्ती की तरफ, और तालीम के जेवर से दूर रख रहे हैं। तो हम उसी चीज़ के लिए एमक्यूएम जो है वो जद्दोजहद कर रही है और काफ़ी सालों से करती आ रही है। कामयाब भी रहे बहुत सी जगहों पे। अभी आपने माजी में देखा होगा कि 2 महीने पहले ये एपीएमएस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें हमने कोटा सिस्टम से लेके तमाम जामियात तक की एक एक चीज़ वहाँ पे डिस्क्राइब करी, और ऑन पेपर सबूतों के साथ हमने वहाँ बात करी। जामियात की जो चीज़ें थी हमने वहाँ वो भी डिस्कस करी। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि डाउ के एडमिशन से पंजाब के फेल हुए जो रोल नंबर थे वो कराची के बच्चों के रोल नंबर डाल दिए गए। तो उसके खिलाफ भी एक एमक्यूएम ने आवाज़ उठाई है और अपने मुतालबे जो गवर्नर साहब के सामने रखे, उस पर भी काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला हमारे बच्चों को तालीम अगर उनको दिलवाने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इसके बाद अगर आप आ जाए तालीम के जो शरह फीसद है, श्रीलंका और एशिया बहुत पीछे है दुनिया से। हमारे अभी भी 6 करोड़ बच्चे प्राइमरी स्कूल में नहीं जा रहे हैं। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। तो एमक्यूएम इस पर काम कर रही है। बहुत जल्द हम जो एलिमेंट्री स्कूल है उसके क़याम में एमक्यूएम की कमेटी बन चुकी है,
जिसके हेड जो है वो मेयर साहब है, वसीम अख्तर भाई साहब मेयर। तो इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह एलिमेंट्री स्कूल के हवाले से हम अपने मुतालबात गवर्नमेंट को पेश करेंगे, उसके बाद फिर फ्री वर्क करेंगे। जी शुक्रिया भाई। बिल्कुल ऐसे ही है रेहान भाई। क्या इस बात में, बल्कि मैं आपसे ये सवाल आपसे ही करना चाहूंगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि जितनी भी ऐसे इदारे जो जिनका ताल्लुक सियासत से था, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो एमक्यूएम पाकिस्तान हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जितनी भी जमातें थी, जब वो सियासत में आई तो क्या ये वजह जिसमें हम ये देख रहे हैं कि नौजवान फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एक पासिंग रेशो 45% है, 35% है, बल्कि ये तो मैं बिल्कुल ज्यादा बता रहा हूं, मुझे अभी अभी याद आया कि 27%, 22% भी गया है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? बारहा हम ये देखते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि बहुत आसानी से वो घर बैठे पेपर्स दे देते हैं। तो इसमें कहीं सियासी पार्टियों का हाथ तो नहीं है सर? आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है? नहीं अवैध, इसमें बिल्कुल किसी सियासी जमात का कोई हाथ नहीं है। इसमें असल में जो चीज़ें मैटर्स करती है वो करती है कि हमारी घरेलू तरबियत, उसके अंदर जो हमें माहौल मिल रहा है। अब अगर हम माहौल में जाएंगे तो जब एक बच्चा आँख खोल रहा है, वो सुबह से ही परेशान अपने दूध के लिए है, उसका बाप परेशान दो रोटी कमाने के लिए है, तो वो तालीम का रुझान, ऊपर से तालीम जितनी महंगी हुई है, वो बहुत ही कम फिर तालीम की तरफ आ पाते हैं। अब आपने बच्चे देखेंगे कुछ खुद पढ़ भी रहे होते हैं, कमा भी रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चे ही कामयाब होते हैं आगे। पर जिनके, अब मिसाल ले लें, अगर आप पासिंग रेशो भी आप जो बात कर रहे हैं आप 27%, तो वो 27% भी किसी गरीब का बच्चा ही अच्छा ले रहा होगा उसमें फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। क्योंकि तालीम जो है ये आपके अंदर आपको घर वालों की तरफ से मिलती है, माहौल की तरफ से मिलती है, या आपका कोई विजन उसके लिए क्लियर होना चाहिए। तो ये विजन आपका क्लियर तभी होगा जब आपके वालिद ने, आपकी वालदा ने वो चीज़ें फेस करी होंगी, जब उनको इस बात का अंदाजा होगा कि तालीम से ही हमारे हकूक मिल सकते हैं। अगर मैं पैदा होता किसी करोड़पति घराने में और मुझे बचपन से हर चीज़ मिली होती, मेरे पास गाड़ी होती, मेरे पास एक अच्छा मोबाइल होता, आईफोन हर साल मेरे पास नया आ रहा होता, तो मैं तालीम की तरफ ध्यान नहीं था। मुझे पता है मुझे बस बड़े होना है, अपने वालिद साहब का कारोबार संभालना है। और अगर आप बात करें कराची के बच्चों की, बाकी पाकिस्तान के दीगर बच्चों की, जो एक मुतवस्सित तबके से 98% से ताल्लुक रखते हैं, तो उनको पैदा होने के बाद सिर्फ पता होता है कि उन्होंने काम भी करना है, घर की जिम्मेदारियां भी निभानी है, और साथ साथ अपनी तालीम को भी जारी रखना है, ताकि जो मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा है तो हमारी आने वाली नस्ल को ना करना पड़े। तो इसमें ये कि सियासी जमातों का कोई निगेटिव किरदार नहीं है, पॉजिटिव किरदार इसमें है, क्योंकि ये सारी चीज़ें शऊर हमें घर से तो मिलेंगी नहीं, गली के बाहर चीज़ देने जाएंगे वहां से तो मिलेंगी नहीं। तो ये शऊर हमें देती है वो सियासी जमात हमारी, जिसके हम वोटर होते हैं, सपोर्टर होते हैं, जिनकी हम रेडियो में या कॉर्नर मीटिंग में शिरकत कर रहे होते हैं, या जिनके आवेजा बैनर्स को हम देखते हैं। तो जमात इस्लामी का भी इसमें कलीदी किरदार है और एमक्यूएम पाकिस्तान का भी इसमें कलीदी किरदार है। जहाँ तक बात रही एमक्यूएम पाकिस्तान की, तो ये तो एक वाज़ेह हकीकत है दुनिया के सामने कि शायद ये वाहिद सियासी जमात है जिसमें कन्वीनर से लेके नीचे के कारकुन तक आपको कोई डॉक्टर मिलेगा, कोई इंजीनियर मिलेगा। बाकी किसी सियासी जमात में इस तरह कोई ताल्लुक अभी तक दिखा नहीं है, वो किसी इंजीनियर डॉक्टर ने क़यादत संभाली हो कौम की। ऐसे ही बिल्कुल करता हूं कि इसमें कोई ऐसा सियासी सवाल या कोई ऐसी सियासी बात ना हो। हम बहुत मुश्किलों से इस वक्त ऐसे दौर में आए हैं कि जब हम चारों हाथ अपने मिला सकें, पांचों हाथ अपने मिला सकें, और पांचों उंगलियों को मिलाकर दोनों हाथ बांध कर ये बात कर सकें कि अब काम पाकिस्तान के लिए होगा, अब काम कराची के लिए होगा, अब काम जो है वो यकीनी तौर पे कराची और पाकिस्तान के लिए होगा। शर्जील बेग साहब ने ये कमेंट लिखा है, मजे की बात यह है कि कराची में पास होने का रेशो कम है, लेकिन कराची से बाहर आने वाला जो 70% से ज्यादा नंबर लेकर आते हैं वो जामे कराची यानी जामे की एंट्री टेस्ट में फेल हो जाते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है, और ये दर हकीकत वो होता है ना, अलमिया भी है, अफसुर्दगी भी है इस बात पर कि ये कोशिश, मैं समझता हूं कि जो बाहर से भी आ रहे हैं, जो जिन जिन लोगों ने नाइंसाफी करके, तालीम में वही वाली बात है कि तालीम क्या, किसी भी फील्ड में आप नाइंसाफी करेंगे, किसी भी फील्ड में, इन शॉर्ट कराची वालों की लैंग्वेज में डंडी मारेंगे तो फिर आप पिटेंगे, फिर आप देखेंगे कि आप जलीलो ख्वार होंगे। और यही वजह है कि फिर एंट्री टेस्ट में रह जाना और एंट्री टेस्ट में तालीम पूरी तरीके से, मुश्किल तरीके से हासिल ना होना, यही इसकी वजह है। पॉलिटिकल मुस्तफ़ा अली लिख रहे हैं,
पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को रोल अदा करना होगा। मैं यही सवाल जो है, यही बात जो है रेहान भाई की तरफ लेके आऊंगा। रेहान भाई, आप क्या समझते हैं कि पॉलिटिकली इसको ऊपर लाया जा सकता है या टीचर्स ऊपर ला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें हमें पॉलिटिकली इसका एक बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ को ऊपर लाने में। पर इसमें जो हमारी पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये चाहिए कि वो जो टीचर्स के साथ अपनी जो बॉन्डिंग है उसको इस लेवल पे जाए, उसको इतनी केमिकली मजबूत करें, उसको फिजिकली और केमिकली, कि टीचर्स आपके एक एक मुतालबे में आपके साथ खड़ा हो। अभी जैसे हालिया में आपने देखा होगा कि माजी में अभी ये बीकॉम और बीए के चल रहे थे 4 साल प्रोग्राम के ऊपर, कि कैसीसी ने रूल निकाल दिया कि भाई अब 4 साल में कर देंगे इसको 2 साल से खत्म। तो इसमें बाकी दीगर जमातें तो अपना किरदार अदा कर रही थी, पर एपीएम ने इसमें ये काम किया कि हमने हर कॉलेज के टीचर्स फोरम से आके मिले, हर प्रिंसिपल से, हर टीचर से उनके रिव्यूज लिए। उसके बाद हमने टीचर्स के एक बहुत बड़ा इज्तिमा भी किया जहाँ पर उनसे सारे मुतालबात हमने रखे, पॉइंट्स डिस्कस किए। उसका फिर उन टीचर्स ने, आपने देखा हो कि उन्होंने विजिट भी किया हमारे मरकज का, और फिर एचएससी में जाके उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया वहाँ पे। तो अभी ये 2 साल पे, इसको 2 साल के लिए रोक दिया गया है बीकॉम को। तो इसमें ये इस तरह अगर बाकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी टीचर से बॉन्डिंग करे और ये सारी चीज़ करे, तो इंशाल्लाह ताला इसका अच्छा आउटपुट आएगा एक सामने, तालीम के हुसूल में भी और दीगर चीज़ों में भी।